एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक शांत गांव में रामू और शंकर नाम के दो भाई रहते थे। दोनों लकड़हारे थे और अपनी कुल्हाड़ी के दम पर ही परिवार का पेट भरते थे। वे हमेशा साथ जंगल जाते और सिर्फ सूखी लकड़ियां और गिरी हुई टहनियां ढूंढते। रामू के पास एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम धन्नो था और शंकर के पास एक जवान गधा था, गोलू। दोनों अपने अपने जानवरों पर लकड़ियां लाद कर बाजार ले जाते और मुश्किल से गुजारा करते थे। एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। रामू को उम्मीद थी कि कल उन्हें काफी सारी आंधी में टूटे पेड़ और गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी। सुबह होती है। रामू जल्दी से शंकर के घर जाता है। अरे शंकर, जल्दी उठो, हमें जल्दी से जंगल जाना होगा। आज जंगल में काफी पेड़ गिरे होंगे। ठीक है रामू, तुम धन्नो और गोलू को तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। और हमेशा की तरह दोनों भाई जंगल की ओर लकड़ियां काटने चल पड़े। वे थोड़ी देर चलते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिल रहा था। वे जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिली, लेकिन उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिल सका जिसे वे ढूंढ रहे थे। तभी शंकर उदास हो गया। रामू सूखे पत्तों और टहनियों के बीच से सूखी लकड़ियां चुन रहा था, जबकि शंकर एक बड़े हरे पेड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। रामू, कब तक हम इन सूखी लकड़ियों की तलाश में भटकते रहेंगे? देखना, हमें कितनी मुश्किल से थोड़ी सी लकड़ियां मिलती हैं और वो भी कम दाम में बिकती हैं। इससे तो हमारा गुजारा भी ठीक से नहीं हो पा रहा। लेकिन शंकर, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें ऐसे ही अपना गुजारा करना होगा। देख भाई, कितना अच्छा पेड़ है। यदि इसे बाजार में बेचें तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। इससे तो हम 2-3 दिन आराम से गुजारा कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। पर भाई, यही तो हमारा उसूल है। हमारे पिताजी ने भी हमें यही सिखाया था कि जंगल का बिना कोई नुकसान किए ही उसका फायदा उठाना चाहिए। हरे पेड़ काटना ठीक नहीं शंकर। ठीक नहीं? अरे ये बड़ा सा हरा पेड़ देख, इसे काटें तो एक ही बार में इतनी लकड़ी मिल जाएगी जितनी हमें पूरे दिन सूखी लकड़ियों में भटकने पर नहीं मिलती। सोच, इससे हम कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं। नहीं शंकर, ऐसा मत सोचो। हरे पेड़ जंगल की जान होते हैं। अगर हम उन्हें काटेंगे तो जंगल मर जाएगा और फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे जानवर कहाँ जाएंगे? प्रकृति का क्या होगा? ये सिर्फ हमारी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी का सवाल है। अरे छोड़ ये ज्ञान की बातें, ये सब किताबी बातें हैं। हमें पेट भरना है और पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोच, अगर हम ऐसे 4-5 हरे पेड़ काट लें तो हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी और पैसा भी खूब मिलेगा। हमें रोज रोज इस जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं भाई, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे अपने उसूलों से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। मैं अपने पिताजी के दिए हुए वचन को नहीं तोड़ सकता। दोनों काफी समय तक एक दूसरे को समझाते रहे। ये बातें कब बहस में बदल गई, पता ही नहीं चला। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा और शंकर अपने लालच में अंधा हो चुका था। तो ठीक है, तुम अपने उसूलों के साथ सूखी लकड़ियां ढूंढो, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। अब से हमारा रास्ता अलग है। उसी दिन से दोनों भाइयों के बीच एक गहरी दरार पड़ गई। शंकर के मन में लालच घर कर गया था और उसने अपने भाई के शब्दों को अनसुना कर दिया। अगले दिन सुबह शंकर एक नई चमकती हुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, लेकिन ये चमक लालच की थी। वो सीधा हरे भरे पेड़ों की ओर बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश में निकला हो। आज से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। हरे पेड़ काटना ज्यादा आसान है और इसमें पैसा भी ज्यादा है। रामू को क्या पता असली कमाई कैसे होती है। शंकर ने बेदर्दी से हरे पेड़ काटने शुरू कर दिए। हरे पेड़ उसे आसानी से मिल जाते थे, पर उनकी लकड़ी भारी होने के कारण बाजार में अच्छे दाम पर बिकती थी। वो ढेर सारी लकड़ियां अपने गधे गोलू पर लाद कर ले जाता और अच्छा पैसा कमाता था।
लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, लकड़ियाँ ले लो लकड़ियाँ, हरे पेड़ की लकड़ियाँ। और तभी शंकर के पास एक सेठ आता है। अरे भाई, ये लकड़ियाँ क्या भाव लगाई है? मुझे अपनी फर्नीचर की दुकान के लिए अच्छी लकड़ियाँ चाहिए। सेठ जी, बहुत मजबूत लकड़ी है, आज ही काट कर लाया हूँ, 50 रुपए किलो दे दूंगा। हाँ ठीक है, लकड़ी तो बहुत अच्छी है। मैं अभी अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और लकड़ियाँ ले जाता हूँ। शाम तक शंकर ने सभी लकड़ियां बेच दी थी और आज उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। वो खुशी खुशी घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में शंकर के घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उसने अपने लिए 2 बैल, हीरा और मोती के साथ एक बैलगाड़ी भी खरीद ली थी। अब शंकर बैलगाड़ी पर और भी ज्यादा लकड़ियां ले जाता, जिसे वो फर्नीचर के काम में लकड़ी बेच देता और उसे भारी मुनाफा होता। अब तो शंकर ने अपने साथ एक आदमी भी रख लिया था जो उसकी मदद करता था। वही दूसरी तरफ रामू अभी भी सूखी लकड़ियां खुद ही बेचता। एक दिन रामू बाजार में लकड़ियां बेच रहा था। तभी वहां शंकर अपने आदमियों के साथ आता है। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। शंकर रामू को चिढ़ाते हुए बोला, अरे रामू, क्या हुआ? अभी तक लकड़ियाँ नहीं बिकी तुम्हारी? देखो, मेरी तो गाड़ी खाली भी हो गई। मेरी मानो तो मेरे साथ काम करो, खूब पेड़ काटेंगे। ये क्या तुम सूखी लकड़ियों के पीछे पड़े हो? इनसे भला क्या कमाई होगी? नहीं शंकर, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। बल्कि मैं तो तुम्हें ये सब करने के लिए मना करता हूँ। हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर धन नहीं कमा सकते। यह सुनकर शंकर ने एक तिरछी नजर डाली और अपनी बैलगाड़ी पर बैठकर घर चला गया। उसके होठों पर अभी भी मुस्कान थी। वही रामू अभी भी अपनी लकड़ियां बेचने के लिए बैठा था। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन उसके पास अभी भी थोड़ी सी लकड़ियां पड़ी थी। वह थोड़ा चिंतित था। तभी एक ग्राहक आता है। अरे भैया, ये लकड़ियाँ क्या रेट में दोगे? भाई 10 रुपए में सारी ले जाओ। थोड़ी सी बची है, बहुत अच्छी लकड़ी है, सूखी भी पूरी है, जलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें पसंद आएगी। अच्छा ठीक है, दे दो मुझे। ग्राहक ने पैसे दिए और रामू ने उसे बची हुई लकड़ियां दे दी। रामू ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि शंकर के काम करने के तरीके से जंगल को कितना नुकसान हो रहा है। जहाँ शंकर ने पेड़ काटे थे, वहाँ की जमीन सूखने लगी थी और मिट्टी ढीली पड़ रही थी। जंगल का वो हिस्सा धीरे धीरे वीरान होता जा रहा था। एक दिन रामू शंकर के पास गया, जो अभी एक और हरा भरा पेड़ गिराने वाला था। शंकर अपनी नई कुल्हाड़ी से वार पर वार कर रहा था और पेड़ धीरे धीरे झुक रहा था। शंकर भाई, मैं तुमसे एक बार फिर बात करने आया हूँ। तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। क्या है रामू, मेरी तरक्की देखकर जलन हो रही है क्या? अब तुम मुझे रोकना चाहते हो? देखो, मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया है। नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए नहीं, जंगल के लिए चिंतित हूँ। तुम जिस तरह से हरे पेड़ काट रहे हो, एक दिन ये जंगल खत्म हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे कमाएंगे? ये जानवर कहाँ जाएंगे? प्रकृति का क्या होगा? ये तो हमारे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे बस कर रामू, ये जंगल बहुत बड़ा है। हम काटते रहेंगे और ये उगते रहेंगे। तुम्हें पता नहीं मैंने कितना पैसा कमा लिया है। अब मैं जल्द ही एक और बैल खरीदने वाला हूँ, फिर मेरी कमाई और बढ़ जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो भाई। जब जंगल ही नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और फिर खेती भी नहीं हो पाएगी। और पशुओं को चारा कहाँ से देंगे? हमारा पूरा जीवन इस जंगल पर निर्भर है। जंगल नहीं तो जीवन नहीं। तुम्हारी ये बातें मुझे और नहीं सुननी। मुझे अपना काम करने दो। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। दोनों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। रामू उसे समझाता रहा, लेकिन शंकर अपनी धुन में मग्न था। अंत में शंकर ने एक प्रस्ताव रखा जो उसके मन में पहले से ही था। ठीक है, बहुत हो गया। एक समझौता करते हैं। इस जंगल को 2 हिस्सों में बांटते हैं। गांव से बाईं तरफ का जंगल मेरा होगा और दाईं तरफ का जंगल तुम्हारा। मैं अपने हिस्से में जैसे चाहूँ वैसे लकड़ी काटूंगा और तुम अपने हिस्से में जैसे चाहो वैसे काटो। और अगर किसी ने दूसरे के हिस्से से लकड़ी काटी तो उसे अपना घर और अपनी सारी संपत्ति दूसरे को देनी होगी। बोलो, मंजूर है? अगर तुम डरते हो तो मना कर दो। रामू को ये शर्त अजीब लगी और उसे लगा कि शायद यही एक तरीका है जंगल के एक हिस्से को बचाने का। ठीक है, मंजूर है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। और इस तरह
जंगल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रामू अपने हिस्से में सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता रहा और जहां एक पेड़ कटता उसकी जगह वो 2-3 नए पौधे लगा देता। वो जंगल की देखभाल करता। नतीजा ये हुआ कि रामू की तरफ का जंगल हरा भरा और घना होता गया। वहाँ तरह तरह के पक्षी और जानवर आते और हवा में ताजगी बनी रहती। वहीं शंकर अपनी तरफ के जंगल में बेदर्दी से हरे पेड़ काटता रहा। उसने अपने हिस्से में एक भी नया पौधा नहीं लगाया। कुछ ही समय में शंकर के हिस्से का जंगल वीरान होने लगा। हरियाली गायब होती जा रही थी और उसकी जगह सिर्फ ठूंठ और सूखी मिट्टी दिख रही थी। शंकर का लालच बढ़ता गया। वो और तेजी से पेड़ काटता गया, जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ। जहाँ शंकर ने पेड़ काटे थे, वहाँ की जमीन कमजोर और मिट्टी खराब होती गई। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, लेकिन पेड़ कटने से मिट्टी ढीली पड़ गई थी। ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बहने लगी थी, जिससे जमीन बंजर होती जा रही थी। एक दिन हल्की सी बारिश हुई, लेकिन शंकर के हिस्से के जंगल में पानी भर गया। मिट्टी इतनी ढीली थी कि वो पानी को सोख नहीं पाई। जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए और रास्ते कीचड़ से भर गए। हीरा मोती, जोर लगाओ। ये क्या हो रहा है? ये रास्ता इतना खराब कैसे हो गया? ये कैसा रास्ता है? पता नहीं आज बाजार पहुंच पाएंगे या नहीं। हमारा तो सारा काम रुक गया। शंकर भाई, आपने इतने पेड़ काटे हैं, इसलिए मिट्टी ढीली हो गई है। अब बारिश का पानी रुक जाता है और सब कीचड़ में बदल जाता है। ये तो प्रकृति का प्रकोप है। बकवास मत करो, इसे बाहर निकालो। मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। शंकर को उस दिन भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसकी बैलगाड़ी शाम तक फंसी रही और वो अपनी लकड़ियां बाजार तक नहीं ले जा पाया। उसे भारी नुकसान हुआ, पर वो अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि ये बस एक खराब दिन था और अगली बार ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ कि शंकर की बैलगाड़ी मिट्टी में फंस जाती या रास्ता कीचड़ से भर जाता। उसकी आमदनी कम होने लगी, क्योंकि वो हर बार बाजार तक लकड़ियां नहीं पहुंचा पाता था और मजदूरों को तो एक दिन का किराया देना ही पड़ता था। इससे उसका खर्चा बढ़ता गया और मुनाफा घटता गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने भी जंगल में आ रहे बदलाव को महसूस किया। जहां पहले पानी के झरने बहते थे, वहां अब सूखी जमीन दिखती थी। गांव के जानवरों को भी चारा नहीं मिल रहा था। एक दिन गांव का एक किसान अपनी गायों को चराने शंकर के हिस्से के जंगल में गया। उसने देखा कि जमीन कितनी बंजर हो गई है और उसकी गायों को खाने के लिए घास भी नहीं मिल रही। उसकी गायें भूखी थी और प्यासी थी। वो शाम को जब गांव वापस आया तो ये सब मुखिया को बताने चला गया। मुखिया जी, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? जंगल का एक हिस्सा तो हरा भरा है, वही जंगल का दूसरा हिस्सा तो पूरा सूखा पड़ा है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारी गायों को चारा नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी खेती भी चौपट हो जाएगी। मुखिया ने गांव वालों को बोला कि पता करो आखिर इसका कारण क्या है, क्यों जंगल का एक हिस्सा सूखा जा रहा है। लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों को शंकर के बारे में पहले से पता था, लेकिन किसी ने खुलकर नहीं कहा था। और ठीक 2 दिन बाद गांव के हर आदमी को ये बात पता चल गई कि आखिर क्यों जंगल का एक हिस्सा सूख रहा है। उन्होंने ये बात मुखिया को बताई। अगले ही दिन गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। रामू और शंकर दोनों को बुलाया गया। गांव के सभी लोग वहां उपस्थित थे और सबकी आंखों में चिंता थी। गांव वालों, हमारे जंगल को क्या हो रहा है? ये हमारी जीवन रेखा है। मुझे पता चला है कि शंकर ने हरे पेड़ काटे हैं, जिसके कारण जंगल को बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये सच है शंकर? शंकर सफाई देते हुए कहता है। उसकी आवाज में घबराहट थी। नहीं मुखिया जी, ये सब प्रकृति का काम है। मैं क्या करूं? बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मुखिया जी, शंकर भाई सही कह रहे हैं कि प्रकृति का काम है, पर प्रकृति ने उन्हें चेतावनी ही तो दी है। अगर हम प्रकृति का नुकसान करते हैं तो प्रकृति भी हमारा नुकसान अवश्य ही करेगी। मैंने शंकर को कई बार समझाया कि हरे पेड़ ना काटें, पर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब आप देख सकते हैं मेरे हिस्से का जंगल हरा भरा है। मुखिया जी, आप खुद ही देख लीजिए जंगल जाकर। गांव वालों और मुखिया ने जंगल का दौरा किया ताकि बात अच्छे से पता चल सके। उन्होंने अपनी आंखों से फर्क देखा। जहां शंकर पेड़ काटता था,
उस हिस्से में सूखी बंजर जमीन थी जहाँ धूल उड़ रही थी, जबकि रामू का हिस्सा हरियाली से भरा था, जहाँ पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में भीनी भीनी सुगंध थी। यह देखकर गांव की पंचायत वहीं फैसला करने जुट जाती है और काफी चर्चा करने पर मुखिया जी निर्णय देते हैं। सभी लोग चुपचाप मुखिया जी की ओर देख रहे हैं। पंचायत ने फैसला लिया है, आज से इस पूरे जंगल में किसी को भी हरे पेड़ काटने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी। यह जंगल हम सबका है और हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। हमें अपनी अगली पीढ़ियों के लिए इसे बचाना होगा। गांव वालों ने मुखिया के फैसले का स्वागत किया। शंकर का चेहरा उतर गया। उसके लालच के कारण अब उसे कोई भी हरा पेड़ काटने की इजाजत नहीं थी और उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया था। शंकर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो रामू के हिस्से के जंगल में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने रामू से समझौता किया हुआ था और उसे अपना घर और संपत्ति खोने का डर था। अब शंकर के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसने अब ईमानदारी से सूखी लकड़ियां ढूंढनी शुरू की, लेकिन उसके हिस्से का जंगल लगभग खाली हो चुका था। वहाँ सूखे पेड़ भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। शंकर को अब बहुत थोड़ी लकड़ियां मिलती थी, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम हो गई। उसके बैल हीरा और मोती भी अब ज्यादा काम के नहीं रहे, क्योंकि जंगल में लकड़ी ही नहीं थी ढोने को। उनके पास खाने को भी पर्याप्त चारा नहीं था। शंकर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो रात दिन अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता था। उसका अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती। मेरा तो सब कुछ चला गया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रामू के हिस्से का जंगल हरा भरा और घना था। उसे सूखी लकड़ियां आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि जंगल में पेड़ ज्यादा थे और प्रकृति का संतुलन बना हुआ था। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया। उसने अपने गधे धन्नों की जगह 2 स्वस्थ बैल खरीदे, ठीक वैसे ही जैसे पहले शंकर के पास थे। रामू अब और गहरे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता, जहां और भी अच्छी लकड़ी मिलती थी। उसकी आमदनी बढ़ती गई। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा पक्का घर बनवाया। अब रामू एक अमीर आदमी बन गया था। उसने अपनी लकड़ियों की एक बड़ी दुकान भी खोल ली, जहां वो सिर्फ टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल लकड़ी बेचता था। लोग उसकी ईमानदारी और उसके काम की तारीफ करते थे। वो गांव में एक मिसाल बन गया था। एक दिन शंकर रामू की नई दुकान पर आया। वो उदास और थका हुआ लग रहा था कि आंखों में पश्चाताप था। रामू, जो अपने भाई की हालत देखकर दुखी था, दुकान के अंदर से बाहर आते हुए अपने भाई को गले लगा लिया। रामू, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुमने सही कहा था, लालच ने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज मैं गरीब हो गया हूँ और तुम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे खुशी है कि तुमने सबक सीखा। रामू ने शंकर को अपनी दुकान में काम दिया और उसे फिर से एक नई शुरुआत करने का मौका दिया।